नाउ अब हम कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन को समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करता है रेस को। तो मैंने पहले से ही दो कॉन्वेक्स मिरर बना रखे हैं, ठीक। इस कॉन्वेक्स मिरर पर सबसे पहले हम काम करेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें जो दबी हुई साइड है उस पर ये पॉलिश है। पॉलिश मैंने पूरी नहीं बनाई, फिर वो घिच-पिच हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट पोल होगा। बस समझ में आई, ठीक। ऐसे ही यहां पर ये दूसरा बना रखा है तो ये पॉइंट पोल हो जाएगा। अब यहां पर क्या रूल फॉलो होता है, सबसे पहले वो एंगल वाला रूल हम डिस्कस करते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा भाई, ऑब्जेक्ट इस वाले एरिया में होगा। क्यों, क्योंकि इधर वाली सरफेस, ये वाली जो सरफेस है जिधर मेरी ये उंगली है, इधर वाली सरफेस कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ है और इधर पॉलिश सरफेस है, तो सारे ऑब्जेक्ट इधर होंगे तभी कुछ काम बनेगा। ओके, कहां कहां रेज आ सकता, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, सपोज दिस पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट। ओके, इस पॉइंट से रे निकल कर कहां कहां जा रही है, सब जगह जा रही है। हमारे काम की कौन सी रेज है, जो रेज मिरर पर आ रही है, तो मिरर पर आने के लिए जो रास्ता है वो यहां है और यहां है, तो इसके बीच में जो रेज आ रही है वो हमारे काम की है। सारी रेज हमारे काम की हैं और सारी रेज मिलकर इमेज बनाती हैं। ओके, हम किसी एक या दो को डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, इस लाइन को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं। ओके, तो हम कोई भी एक रे लेते हैं कि वो कहां जाएगी। सपोज यहां से चलकर कोई रे इस पॉइंट पर आती है, कोई रे कहां पर आती है, इस पॉइंट पर आती है चलकर, ठीक। ये पॉइंट तक आने वाली रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के या नहीं, ये अभी हम नहीं कर रहे। कोई सी भी रे जो इस मिरर पर आती है किसी जगह पर, सपोज वो आती है इस जगह पर, और मैं उसको ब्लैक पेन से बना रहा हूं। सपोज दिस इज फर्स्ट रे, फर्स्ट रे यहां पर आई, बात समझ में आई। अब यहां से कहां जाएगी वो, तो याद रखिए ये रे इसमें, इस वाले मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ये रे कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पर जा ही नहीं पाएगी इस साइड में, ठीक। ये तो कभी जा ही नहीं पाएगी क्योंकि मिरर इसको यहीं इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये कभी भी मिरर के अंदर वाले हिस्से में, जो अंदर दबा हुआ हिस्सा है, वहां तो ये एक्चुअली में कभी भी नहीं जाती, लेकिन रिफ्लेक्ट तो होती है। लेकिन रिफ्लेक्शन का कानून अंदर वाले पैरामीटर्स ही करते हैं। अंदर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, फोकस की दूरी, या अंदर प्रिंसिपल एक्सिस, ये ही करते हैं, इन्हीं के कानून के मुताबिक होता है। तो यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो कैसे जाएगी कि आप यहां पर क्या करें, एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, एक क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो जो एंगल यहां पर है, सपोज इट इज α1, वही एंगल से ये वापस जाएगी, यानी कि सपोज वो यूं जाएगी, तो ये जो एंगल बनाएगी ये भी α1 होगा। बात समझ में आई। तो टेंजेंट से जो एंगल बनाएगी वो होगा। अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या रोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रोल ये है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें और फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दें। ओके, तो आप देखें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक ज्वाइन किया था, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आगे हम बढ़ा दें तो ये दो अंदर के एंगल बने, ऐसे बराबर दिख नहीं रहा है लेकिन बराबर ये हमेशा होगा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक्सटेंड कर दें तो उससे जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है, दिस इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर आई हुई लाइन को, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक्सटेंशन करने के बाद जो लाइन बनेगी, ये डॉटेड लाल वाली, इससे बराबर का एंगल बनाएगी। दिस इज द लॉ, दिस इज बेसिक लॉ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिफ्लेक्शन
थ्रू दिस कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इस पॉइंट से और भी रेज आ रही हैं, इस पॉइंट पर भी आएगी। ओके, इस पॉइंट की रे को डिस्कस करते हैं कि यहां जो रे आएगी वो कहां जाएगी। तो देखिए, इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल रे आती है, एक रे इस पॉइंट पर आती है। ओके, ये फॉर एग्जांपल दूसरी रे है। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बताएगा रे कहां जाएगी? तो हम क्या करें, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिला दें, और ना सिर्फ मिलाएं बल्कि आगे एक्सटेंड भी कर दें। ये मैंने मिलाया और एक्सटेंड भी कर दिया। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे, और ये बेसिकली ये पॉइंट क्या हुआ, ये वाली लाइन कौन सी हुई, ये बेसिकली नॉर्मल हुई। ओके, नॉर्मल आप समझते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सटेंशन कर देंगे हम, तो ये नॉर्मल हुई। अब ये जो एंगल बना, सपोज इसका नाम लेते हैं, ये सेकंड है, तो इसको मैं नाम देता हूं सपोज दिस इज θ2। ओके, तो यहां नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं ब्लू से बनाता हूं। ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है एंड दिस इज नंबर 2। ये जो एंगल होगा ये भी θ2 होगा। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक फंडामेंटल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। ये आप समझ लीजिए कि हमेशा जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे ही होगा, कोई से भी रे आ जाए। ओके, नाउ अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर में किया था, यहां भी करेंगे कि कुछ खास तरह की रेस को हम देखेंगे कि वो किधर पास होती हैं। सपोज हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट। ओके, इस पॉइंट से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को और एक्सटेंड कर लेते हैं इधर की तरफ, इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन जाती है तो वो कैसे जाएगी उसका रूल समझ लीजिए। अगर हम पैरेलल भेजते हैं तो एक पैरेलल रे बनाते हैं, तो पैरेलल रे जाएगी ऐसे, दिस इज द पैरेलल रे एंड उसके इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं हम, सपोज दिस इज फर्स्ट पैरेलल रे। ये कहां जाएगी? तो इसको बनाने के लिए वापस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक लाइन बनाते हैं और ये डॉटेड लाइन होगी और ये स्मूथ लाइन होगी। ओके, अब आफ्टर दी रिफ्लेक्शन लाइन कहां जाएगी? जितना एंगल ये बना हुआ है उतना ही एंगल यहां बनेगा। ठीक, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। ये सपोज ये तो फिगर दूसरी है, इसमें मैं α1 लिख देता हूं, तो ये भी α1 होगा। बात समझ में? अब ध्यान से समझिए, जब भी पैरेलल लाइन आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो मैंने ब्लू से बनाई, ये जा रही है। अगर हम अपनी आईज यहां पर रख दें, आईज में ये रे जाएगी, तो हमें क्या लगेगा? हमें ये लगेगा कि, एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये रे इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहां इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद ये जब जाएगी, हम यहां पर आंख से अगर देखेंगे तो हमें ये रे आती हुई लगेगी। कहां से? हमें ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से आ रही है। फोकस से कोई रे आ नहीं रही है, बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। बात समझ में आई? कोई से भी पैरेलल रे आए, कोई से भी पैरेलल रे आए, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा ही लगेगा जैसे फोकस। क्या यहां भी ऐसा हो रहा था? हाँ, यहां भी ऐसा ही होगा। भले ही वो आपको अभी ऐसा लग ना रहा हो फिगर से कि भाई ये तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग नहीं बन पाती है बोर्ड पर। आप कानून को समझ लीजिए कि अगर पैरेलल रे आएगी तो ऐसा, और यहां पर तो ये रेस पैरेलल थी भी नहीं ना, यहां तो पैरेलल है नहीं, यहां पैरेलल होगी तभी ये कानून सूट करेगा। ठीक, यहां तो मैंने पैरेलल बनाई भी नहीं थी कोई, यहां पैरेलल रे है तो ऐसा लगेगा रिफ्लेक्शन के बाद जैसे फोकस से आ रही है। अब मैं एक दूसरी पैरेलल रे बनाता हूं, दूसरी फॉर एग्जांपल मैं यहां पर नीचे बनाता हूं। ठीक, दूसरी रे अगर ऐसे आई, दिस इज सेकेंड रे। ठीक, तो इसको बनाने के लिए वही वापस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने ये एक्सटेंड कर दिया,
तो ये एंगल बना सपोज अल्फा 2, तो ये जो रे रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी टू, ये अल्फा 2 तो बनाएगी, साथ में क्या लगेगा, जैसे ये फोकस से आ रही है, अगर हम अपनी आंख को यहां रखेंगे और देखेंगे इस रे को तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, फोकस से आती हुई हमें ये रे लगेगी। दिस इज रूल नंबर 2। ओके, तो क्या क्या रूल थे कि कोई रे किसी पॉइंट पर आती है तो रिफ्लेक्शन कैसे करती है, प्लस कोई रे पैरेलल आती है तो क्या होता है। लेकिन ये रूल थंब रूल है, ये हर जगह लागू होगा। ओके, ये स्पेशल रेज है जो पैरेलल जा रही थी। ओके, अब हम दूसरा रूल देखते हैं, इसी फिगर में एक और रूल पढ़ लेते हैं, फिगर नहीं बनानी पड़ेगी। अगर कोई रे यहां से चलकर पोल पर आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये पोल पर आई रे, तो ये कोई एंगल, ये तीसरी रे है फॉर एग्जाम्पल, ये इसने एंगल बनाया अल्फा 3, तो यहां से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करिए, पहले से हो रखा है, ये तो है ही प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है अल्फा 3, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा 3 ही बनाएगी, इसका नंबर लिख दिया मैंने 3। ओके, रेस को आप समझते रहिएगा कि कौन सी रे मैंने कब बनाई है। ओके, तो ये आपका तीसरा रूल हो गया। पहला रूल मैंने एंगल वाला बताया, दूसरा रूल पैरेलल वाला बताया, तीसरा रूल पोल वाला बताया। अब चौथा रूल बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर रे फोकस पे आती है तो क्या होता है। ठीक, तो मैं उसके लिए फटाफट इसको मिटा देता हूं, इस फिगर की अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। और मैं एक मिरर बनाता हूं। सपोज ये मैंने मिरर बना दिया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और बीच में कहीं अंदाजे से मैं फोकस बना देता हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अंदर की जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है क्योंकि मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। ओके, अब मैं आगे का इंपॉर्टेंट रूल बना रहा हूं। अगर कोई रे किसी पॉइंट से चले, फॉर एग्जांपल यहां से चले, बहुत सारी रेस चल रही है, एक रे ऐसी होगी जिसको हम यहां इसके फोकस पर डालना चाहें। फॉर एग्जांपल एक रे ऐसी करें हम कि फोकस पर हम लगाएं, भेजें, हमने फोकस पे भेजी, देखिए फोकस पे आ तो सकती नहीं है क्योंकि ये पॉलिश्ड है, पॉलिश रोक लेगी, इसको जाने नहीं देगी, तो फोकस पर पहुंच तो पाएगी नहीं है, ये तो यहीं पे टकरा के वापस हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे है। ओके, सपोज पहली इंसिडेंट रे है, ये टकराने के बाद कहां जाएगी, ये टकराने के बाद वही वाला कानून फॉलो करेगी, पहला वाला। ठीक, पहला वाला कानून फॉलो करने के बाद ये ऐसे निकल लेगी, ये पहली ही है, इसका नंबर पहला ही लिख रहा हूं मैं। तो जो कानून है वो क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम मिला दें, हमने ये मिला रखा है, इसको मैं डॉटेड कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये अगर एंगल अल्फा 1 है तो ये भी अल्फा 1 होगा। लेकिन खास बात क्या है, जब ये फोकस पर आती है तो यहां इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। तो अगर रे पैरेलल थी, हमने देखा था, तो ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, और अगर रे फोकस पर जा रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई, पैरेलल हो जाएगी। क्या कानून एंगल वाला लागू होगा, एंगल वाला हर जगह लागू होगा। ओके, तो फोकस पर अगर आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। यहीं पर हम पांचवा रूल भी पढ़ लेते हैं। पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल है, अगर किसी पॉइंट से कोई रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजें, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा तो पाएगी नहीं, वो क्यों नहीं जा पाएगी, बीच में पॉलिश है। बहरहाल हम भेजने की कोशिश करते हैं, तो ये रे यहां तक आई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन मैंने बता दिया। तो ये रे चली और ये सपोज सेकेंड रे है, और यहां ये टकराई और ये हमने भेजी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लेकिन जब ये यहां टकराएगी तो ये वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू
स्फेरिकल मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अगर हमने किसी पॉइंट से रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भेजी कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ में वापस लौट जाएगी। ओके, तो ये सारे कानून आपको एक बार में याद होने चाहिए, जब जाकर इमेज फॉर्मेशन आप समझ पाएंगे। ओके, तो कॉनकेव मिरर की मैंने रिफ्लेक्शन आपको समझा दिया, कॉन्वेक्स मिरर का समझा दिया। इन रिफ्लेक्शन को समझाने के बाद अब मैं आता हूं इमेज फॉर्मेशन पर बाय कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है या कैसे इमेज क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वो हम देखेंगे अभी। ठीक, उसमें हम ये भी देखेंगे कि इमेज छोटी हो जाती है या इमेज बड़ी हो जाती है, या इमेज की पोजीशन क्या होती है, इमेज रियल होती है या वर्चुअल होती है। ओके, आते हैं हम सेकंड पार्ट पर।